हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विफ्ट स्टडी डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा आनुवंशिकता तथा वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये सीटेट जूनियर और प्राइमरी दोनों ही लेवल पर सीडीबी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों ही स्तर सीटेट के, चाहे जूनियर का हो चाहे प्राइमरी का हो, दोनों ही स्तर के बारे में हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? देखिए, हेरिडिटी जो होता है ये कुछ गुण होते हैं जो कि हमारे आनुवंशिक होते हैं या फिर वंशानुगत होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं। वही जो गुण होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं या फिर वंशानुगत होते हैं। ये जीन्स के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है आनुवंशिकता? देखिए, आनुवंशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को ही आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम, जिसे कि हेरिडिटी कहा जाता है। आनुवंशिकता के माध्यम से हम देखिए हमारे शरीर, मानसिक, सामाजिक आदि गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो भी पूर्वज या फिर हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे गुणों का स्थानांतरण एक नए नवजात शिशु में होता है। तो यही आनुवंशिकता या फिर वंशानुगत कहा जाता है। इसमें कुछ गुण जो होते हैं माता पिता से या नाना नानी से या उनसे भी पुरानी पीढ़ी या फिर दादा दादी या उनसे भी पुरानी पीढ़ी से ट्रांसफ़र होते हुए प्रतिगामी जीनों के द्वारा बच्चे में आ जाते हैं। तो यही वंशानुगत या फिर आनुवंशिकता होती है, जिसे हेरिडिटी कहा जाता है। और इसका बहुत अधिक प्रभाव एक बालक के विकास पर पड़ता है। इसलिए आनुवंशिकता या फिर वातावरण का जो दोनों का ही जो प्रभाव है वो जो है बच्चे पर पड़ता है जब उसका विकास होता है। देखिए, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है आनुवंशिकता के बारे में? देखिए, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। देखिए, वही जो मैंने बताया था कि जब माता पिता से किसी शिशु में, किसी उसके माता पिता के नवजात शिशु में कुछ विशेषताओं का, चाहे वो शारीरिक विशेषताएं हों चाहे फिर मानसिक विशेषताएं हों, उनका हस्तांतरण जो होता है कुछ गुणों का एक माता पिता से उनके बच्चों में, तो वही जो है आनुवंशिकता कहलाता है या फिर वंशानुगत गुण कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता किस किस चीज़ पे है। जो हमारी हेरिडिटी होती है उसका बाल विकास पे यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पर कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? देखिए, आनुवंशिकता का जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी जो है, वो विभिन्न लक्षणों पे जैसे कि शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ थोड़ी थोड़ी बताई थी और आज हम इस पर डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चे पर का जो शारीरिक विकास होगा उसका हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता पर का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और उसकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भी जन्मजात होती है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो किसी भी नवजात शिशु की बुद्धि पर भी उसके आनुवंशिक गुणों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी का। उसी हिसाब से चरित्र का भी हेरिडिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो आनुवंशिकता का प्रभाव जो होता है वो हमारे शारीरिक विकास पर या मानसिक विकास जैसे कि बुद्धि या फिर चारित्रिक विकास, सोशलाइजेशन आदि पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। अगर हमारे पूर्वजों का या फिर माता पिता का शरीर लंबा है तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि नवजात शिशु का जो शरीर है उसकी लंबाई अधिक हो, उसका विकास अच्छा हो। अगर माता पिता बुद्धिमान हैं, आईक्यू लेवल उनका अच्छा है, तो ये काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि उनके बच्चे का भी बुद्धि अच्छी होगी, उच्च स्तर की होगी, अच्छा आईक्यू लेवल होगा। चरित्र आदि पर भी इनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी जो होता है, वो शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग हिसाब से पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं कि आनुवंशिकता का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी जो होता है वो शारीरिक लक्षणों पर कैसे पड़ता है, यानी कि शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव आनुवंशिकता का या हेरिडिटी का कैसे होता है। देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बालक का जो रंग रूप है,
बालक का आकार है, जैसे कि बालक लंबा है या फिर छोटा है, बालक का शारीरिक गठन कैसा है, उसकी ऊंचाई, इन सारे जो फैक्टर्स होते हैं इनके निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का जो है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है कि उसके माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से या उसके और भी पिछली पीढ़ी से उसके पास उसके गुण स्थानांतरित हो सकते हैं। ये जो गुण होते हैं ये जीन्स के द्वारा बच्चे में, एक नवजात शिशु में उसके माता पिता द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो बालक का जो रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई, इनके निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान, महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए कभी कभी आपने ये सुना होगा कि किसी के जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो देखिए जो अधिकांश जुड़वा जो होते हैं वो, जैसे भाई हो या बहन हो, वो द्वियुग्मक होते हैं, यानी कि दो पृथक युग्मजनों जिन्हें कि जायगोट कहा जाता है उनसे मिलकर विकसित होते हैं, है ना। ये जो है ये भाई, जैसे कि जुड़वा भाई हैं हो गए या फिर जुड़वा बहनें हो गई, ये जो है उसी तरीके से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनमें कई प्रकार से अनेक परस्पर एक दूसरे से भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बालक के आनुवंशिक गुण एवं उसकी वृद्धि और विकास को भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं जीन की। मैंने जीन की बार बार बात की है कि जीन ही वो आवश्यक फैक्टर है जो कि ट्रांसफ़र होता है और जो आनुवंशिकता या फिर वंशानुगत के लिए पाया जाता है किसी भी बालक के विकास में। तो जानते हैं क्या होता है जीन। देखिए जीन जो होते हैं वो जीन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रखर जीन होता है और दूसरा प्रतिगामी जीन होता है। और शारीरिक लक्षणों के जो वाहक होती हैं ये जीन, ये दोनों में से कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो प्रखर भी हो सकता है और प्रतिगामी भी हो सकता है। देखिए आपने सुना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस, अंधता जो होती है, कलरों की, रंगों को पहचानने की अंधता, उसके बारे में सुना होगा। तो ये एक ज्ञात सत्य होता है। देखिए कि रंगों की जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये किन्हीं विशिष्ट रंगों की, जो कोई भी विशिष्ट रंग हो सकता है, उसकी संवेदना जो होती है वो नारी में नर से अधिक हो सकती है। यानी कि नारी में इस बात के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसे कलर ब्लाइंडनेस हो इस एक पुरुष के या नर के कंपेयर में। जैसे कि देखिए एक दादी या फिर एक माँ स्वयं रंग अंधता से ग्रस्त होती हुई भी वो अपने शिशु को एक स्वस्थ रूप से पैदा कर सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक माँ या दादी में कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग की अंधता की बीमारी है तो नवजात शिशु में भी, उसके नवजात शिशु में भी ये बीमारी होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि इसकी जो विकृति होती है ना कलर ब्लाइंडनेस की, ये प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में ये प्रतिगामी होती है। ठीक है ना। अगर किसी में कोई भी मादा है, अगर कोई भी नारी है, जैसे कि हमारी दादी हो गई या हमारी माँ हो गई, तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर उनमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो उसके बच्चे में भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो। तो ऐसा काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि एक स्वस्थ माँ या स्वस्थ दादी अपने बच्चे को इस बीमारी को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। लेकिन देखिए प्रखर और प्रतिगामी से हम जानते हैं क्या होता है। देखिए प्रखर जीन जो हैं वो तुरंत अपने लक्षण किसी भी नवजात शिशु में प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन जो प्रतिगामी होता है ये लक्षण उसमें चला तो जाता है, प्रतिगामी तो हो जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से दिखाई नहीं देता। और ये उसके आगे आने वाली पीढ़ी में, उसके भी आगे आने वाले नवजात शिशु में प्रखर बन सकता है। तो यही होता है प्रखर तथा प्रतिगामी जीन। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकती है खुद स्वस्थ होते हुए भी, क्योंकि उसमें वो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, माता में या दादी में वो प्रतिगामी रूप में था, परंतु उसके शिशु में वो जीन प्रखर रूप से उपस्थित हो गया। तो यही होता है प्रखर तथा प्रतिगामी
जीन। देखिए जो जीन्स होते हैं ना, ये जोड़ों में होते हैं, पेयर में, है ना। यदि किसी जोड़े में दो जीन जो है प्रखर होंगे तो उस स्थिति में जो है उस व्यक्ति में वो जो गुण है वो विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, जैसे कि रंगों के पहचानने की अंधता, अभी हमने बात की थी कलर ब्लाइंडनेस की। अगर उसका जीन प्रखर हो गया तो उसके दोनों जीन प्रखर हो गए तो वो लक्षण दिखाई देने लगेगा। लेकिन वहीं एक जीन तो प्रखर हो जाए और दूसरा जोड़ा जो है वो प्रतिगामी हो जाए, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहता है और जो प्रतिगामी होता है वो आगे के लिए उसके डीएनए में सेव हो जाता है। और अब जब उसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो उसमें कई सारे ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसका जो प्रतिगामी जीन है वो आगे प्रखर रूप से उभर के आ जाए और वो अपने लक्षण उसके भी नवजात शिशु में प्रदर्शित करने लगे। देखिए फ्रेंड्स, जो जीन्स होते हैं ना, यही प्रखर जीन जो होता है ये किसी भी जो व्यक्ति में कोई भी लक्षण जो है वो स्पष्ट दिखाई देने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए जो ये जो अभिलक्षण हमें दिखाई देते हैं या फिर जो हमें प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि किसी के आंखों का रंग कैसा है, उनको जो है समलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, वहीं जो है प्रतिगामी जीन जो होता है वो अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है जब तक कि वो जो है अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़ा नहीं बना लेता, क्योंकि जीन जो हैं वो जोड़े में होते हैं, है ना। तो जो अभिलक्षण आनुवांशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचरित हो जाते हैं यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन वो जो है प्रदर्शित नहीं होते, उनको कहा जाता है समजीनोटाइप यानी कि जेनोटाइप। तो हम यहाँ पे क्या जाना कि जो प्रखर जीन होते हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि आंखों का रंग, इन सारी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार जीन होता है उसे प्रखर जीन कहा जाता है और उसे समलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक कहा जाता है। जबकि जो प्रतिगामी जीन होता है जब वो आगे बढ़ जाता है और वो जब तक प्रखरता का रूप नहीं लेता, जब तक कि वो अपने जैसा एक और नहीं खोज लेता, उसके साथ जोड़ा नहीं बना लेता, तो उन प्रतिगामी जीनों के रूप में वो जो है आगे ट्रांसफर होते ही रहते हैं जब तक कि वो अपने किसी जोड़े के अपने समान किसी भी जीन के साथ जोड़ा नहीं बना लेता। और ऐसे प्रतिगामी जीनों को समजीनोटाइप यानी कि जेनोटाइप कहा जाता है। तो अब तक हमने बात की फ्रेंड्स आनुवंशिकता का जो प्रभाव है वो शारीरिक लक्षणों पर कैसे पड़ता है ना। अब हम बात करते हैं कि बुद्धि पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। आनुवंशिकता का जो प्रभाव है वो बुद्धि पर कैसे पड़ता है, हेरिडिटी का इफेक्ट हमारी इंटेलिजेंस पर किस प्रकार से पड़ता है। देखिए बुद्धि जो है उसको, बुद्धि को जो है मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बुद्धि को अधिगम की योग्यता यानी कि लर्न करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता या फिर निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता आदि के रूप में परिभाषित हम करते हैं, है ना। तो जिस बालक के जो है किसी कोई भी बालक है, अगर उसके बालक के सीखने की गति अगर अधिक होगी तो उसका मानसिक विकास भी तो तीव्र गति से होगा। अगर वो बच्चा अच्छी तरीके से जल्दी सीखेगा तो उसका मानसिक विकास स्वतः ही तेज गति से होने लगेगा और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा, ये तो हम समझ ही गए अच्छी तरीके से। देखिए बालक जो होता है वो अपने परिवार या फिर समाज या फिर विद्यालय में अपने आप को किस तरह की से समायोजित करता है, ये उसकी बुद्धि पर ही डिपेंड करता है, उसकी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात इसमें यहाँ पे ये है कि जो हमारी बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। बुद्धि जो होती है वो हमारी जन्मजात होती है, वो आनुवांशिकता से ही, वंशानुगत से ही, गुणों से ही हमें वो प्राप्त होती है। और मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि बुद्धि जो है वो अपने बच्चा जो है अपने माता पिता से ही एक वंशानुगत या फिर आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है। और ये कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की होती है कि अगर उसके जीन्स, उसके जो जीन्स हैं, उसके जो माता पिता हैं, अगर वो प्रखर बुद्धि वाले होंगे, अच्छी बुद्धि वाले होंगे, अच्छा आईक्यू लेवल उनका होगा, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल हो जाता है कि उसके जो खुद की बुद्धि है, खुद की इंटेलिजेंस है जिसके साथ वो पैदा हुआ है, वो उसकी भी आईक्यू लेवल अच्छा हो। तो बुद्धि का जो प्रभाव होता है वो जो है आनुवंशिकता और वातावरण का जो प्रभाव है वो बुद्धि पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखिए गॉडार्ड जो हैं उनका क्या मत है, उनका वो ये कहते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता की जो संतान है वो मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होगी। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक के संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है।
क्योंकि हम जानते हैं सारे विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, तो ये तो सीधी सी बात है कि प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है मानसिक क्षमता का उसके संवेगात्मक क्षमता पर। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि अगर मंदबुद्धि माता पिता हैं तो उसकी संतान भी मंदबुद्धि होगी, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की होती है। और वहीं तीव्र बुद्धि वाली माता पिता की संतान भी तीव्र बुद्धि वाली होगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे प्रखर और प्रतिगामी जीनों पे। अगर उसको प्रखर जीन ऐसा मिल गया जो कि तेज अच्छी तीव्र बुद्धि वाला है, तो माता उसके सामने जो लक्षण उभर के आएंगे वो तीव्र बुद्धि के होंगे, जबकि वो पीछे किसी हमारे ही वंशानुक्रम से एक प्रतिगामी जीन ऐसा चलता हुआ आ रहा है जो कभी हमारे पूर्वज कोई भी एक मंद बुद्धि वाला रहा हो और उसका प्रतिगामी अभी तक चलता हुआ आ रहा है, वो अभी तक अपने जैसा जोड़ा नहीं खोज पाया था। लेकिन यहाँ पर आकर कई पीढ़ियों बाद आकर अगर वो अपने जैसा जोड़ा बना लेता है तो वो प्रतिगामी जीन मंद बुद्धि वाला जो था वो प्रखर रूप से उपस्थित हो जाएगा। और अगर वो प्रखर रूप से उपस्थित हो जाएगा तो वो अपने लक्षण प्रदर्शित करने लगेगा और बच्चा मंद बुद्धि वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे के माता पिता जो हैं अगर वो मंद बुद्धि के हैं, लेकिन उसके पीछे से प्रतिगामी जीन तीव्र बुद्धि वाला चलता हुआ आ रहा था और वो यहाँ आकर अपने जैसा जोड़ा बना लेता है और तीव्र बुद्धि प्रदर्शित करने लगता है, तो वो जो नवजात शिशु होगा वो तीव्र बुद्धि का होगा। लेकिन जनरली केसेस में जो होता है वो यही होता है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो बुद्धि होती है उस पर जो है प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का। देखिए, बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप से विकास होता है, कोई भी संवेग है उसका जिस रूप से विकास होगा वह उसके पूरे सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषाई संबंधित विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखता ही है। आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि सारे विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, चाहे वो कोई सा भी विकास हो। अब देखिए, अगर बालक जो है वो अधिक क्रोधित रहता हो या फिर अधिक भयभीत रहता हो या फिर उसमें ईश्वर या फिर वैमनस्यता की भावना अगर अधिक होती है, तो इन सारी चीज़ों का विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रख के चलना है कि सारे विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का, यानी हेरिडिटी का। अभी तक हमने बात की थी कि शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद हमने बुद्धि की बात की कि बुद्धि पर, इंटेलिजेंस पर हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं चरित्र पर प्रभाव की, यानी कि हमारे कैरेक्टर पर या किसी भी बच्चे के कैरेक्टर पर उसकी हेरिडिटी का, उसकी आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, डगडेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा अनुसंधान किया था और उसके आधार पर उन्होंने ये बताया था कि जो माता पिता का चरित्र है ना, उसका प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। देखिए, व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव जो है स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही होता है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नाम का एक व्यक्ति था, उसके वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की थी कि बच्चे पर चरित्र का प्रभाव उसके वंशानुगत कारणों से भी होता है। देखिए, 1877 से पहले तक ये चीज़ जानी जाती थी कि किसी के भी चारित्रिक विकास पर, उसके चरित्र पर केवल वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है। 100% वातावरण ही निर्धारण करता है कि एक बच्चे का चरित्र कैसा होगा। लेकिन जब उन्होंने ये अनुसंधान ज्यूक नाम के व्यक्ति पर, मनोवैज्ञानिक डगडेल ने किया 1877 पर, उनका वंशजों का अध्ययन उसने जब किया, उनके बाद उन्होंने ये चीज़ सिद्ध की थी कि हाँ, वातावरण का प्रभाव तो पड़ना है, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का भी प्रभाव किसी भी बच्चे के चारित्रिक विकास पर पड़ता है। अगर किसी भी माता पिता या उसके पूर्वजों का चरित्र अच्छा है तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी होती है कि उस बच्चे का चरित्र भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ स्पष्ट तौर पर नज़र आई थी ये अध्ययन होने के बाद, ये अनुसंधान होने के बाद, कि एक बच्चे के चारित्रिक विकास पर उसके माता पिता का प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक पड़ता है, साथ ही साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो दोनों ही कारक, वातावरण एवं आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम, दोनों ही कारक चरित्र विकास के लिए किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की आनुवंशिकता के बारे में
कि अनुवांशिकता का कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, बुद्धि पर, चरित्र पर, कैरेक्टर पर, इंटेलिजेंस पर, कहाँ कहाँ अनुवांशिकता का एक बच्चे के विकास में प्रभाव पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।